हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एंड एज प्रॉमिस्ड मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 4 यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि ये जो एमसीक्यूज हम आज सॉल्व करने वाले हैं ये आपके फार्मेसी एग्जाम्स के लिए भी है, यानी कि एमएसटी सीईटी एस्पिरेंट्स भी इस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स भी इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यही एमसीक्यूज आपके सीईटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि ऐसे टाइप के एमसीक्यूज, नॉट एग्जैक्टली दीज क्वेश्चंस बट इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आई होप कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, आप लोग चैप्टर नंबर 4 का वन शॉट लेक्चर देख कर आए हो, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वन शॉट लेक्चर देखकर आप सॉल्व करोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस करेक्ट जाएंगे। और एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम आपको अपने साथ बुक लेकर रखना है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी आपको उसका आंसर अपनी बुक में लिखते जाना है। जो क्वेश्चन राइट होगा उसके आगे राइट टिक करना है, जो क्वेश्चन रॉन्ग होगा उसके आगे रॉन्ग टिक करना है। बिकॉज वीडियो के एंड में मुझे सभी बच्चों के कमेंट दिखाई देने चाहिए कि आज आपके टोटल 20 में से कितने एमसीक्यूज राइट गए और कितने एमसीक्यूज रॉन्ग आए। और उसके बाद आपको सेल्फ एनालिसिस वाला स्टेप करना है, यानी कि जो एमसीक्यूज आपके रॉन्ग गए तो वो क्यों रॉन्ग हुए, उसका टॉपिक वापस से रिवाइज करो और फिर से एमसीक्यू सॉल्व करो। तो इसी से आपकी इंप्रूवमेंट होगी और फिर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला क्वेश्चन फर्स्ट। ओके चलो, आई विल गिव यू फ्यू सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ सर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें आर टाइप वाला जो बैक्टीरिया है वो एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, करेक्ट? तो R type strain was converted to S type and this process, मतलब जब हमने heat killed S type को living R type के साथ मिक्स किया तो ये कन्वर्जन हुआ। तो ये कन्वर्जन को हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, जो हमको फ्रेडरिक ग्रिफिथ सर ने दिया था। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन से प्रोसेस की वजह से हुआ? यस, यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है, योर R strain is getting converted into S strain। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड द प्रिंसिपल इज नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो जिसने जिसने नीचे डी कमेंट किया है सब लोग अपने क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन नंबर 1 के आगे टिक करो, राइट टिक करो। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ यूकैरियोटिक एचएनआरएनए टेलिंग इन्वॉल्व्स डैश। अब एचएनआरएनए को हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है? दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। तो देखो ये अपना डीएनए है, दिस इज द डीएनए। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो ये आरएनए प्योर नहीं होता है, क्योंकि इस आरएनए के पास बहुत सारे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं और उन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो ये जो इंट्रॉन्स हैं, ये इंट्रॉन्स हमको बाहर निकालने पड़ेंगे, बिकॉज ये फालतू है, इसके पास कोई मैसेज नहीं है। तो हमको इसको कट करके बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन कट करने से पहले हमारा ये जो एचएनआरएनए है, जिसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, हम इसके पास एक कैप लगाते हैं और एक टेल लगाते हैं। तो टेल किसकी लगाते हैं हम? पॉली एडेनाइलिन। और ये टेल कहाँ पर लगती है? टेल मतलब पीछे वाला हिस्सा, 3 प्राइम वाला हिस्सा। So addition of adenylate residues at 3 prime end, this is correct. Addition of methyl guanosine triphosphate, गलत। टेलिंग प्रोसेस पूछा है ना, टेलिंग में एडेनाइन आएगा, ये भी गलत। एडिशन ऑफ एडेनाइलेट रेसिड्यूज एट 5 प्राइम एंड, ये भी गलत। 5 प्राइम एंड के पास हम कैपिंग करते हैं, 3 प्राइम एंड के पास हम टेलिंग करते हैं। सो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राइट? चलो थर्ड क्वेश्चन, अब ये डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर है। During DNA replication, the addition of nucleotides on the lagging strand occurs. याद करो, डीएनए रेप्लिकेशन का डायग्राम याद करो। लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यू रेप्लिकेशन करता है। ये देखो ये लीडिंग स्ट्रैंड है, दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड, ये अपना लैगिंग स्ट्रैंड है और लैगिंग स्ट्रैंड अटक अटक के अपना रेप्लिकेशन करता है। ये देखो अटक अटक कर यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है, जिसको हम ओकासाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली हो रहा है या डिसकंटिन्यूअसली? यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिया है,
लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली अपना रेप्लिकेशन करता है, बट लैगिंग स्ट्रैंड अटक अटक कर करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपके डायग्राम में ही आपको आंसर दिया है। सो यहाँ पर जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो डिसकंटिन्यूअसली हो रहा है। कैसे हो रहा है रेप्लिकेशन? डिसकंटिन्यूअसली, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब कौन से साइंटिस्ट ने कौन से ऑर्गेनिज्म को यूज करके क्या मेथड किया था, वैसे आपको कॉलम्स दिए हैं, तो मैच करने का ट्राई करो। लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हर्शी एंड चेज ने। हर्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफाज यूज किया था, तो सी का ऑप्शन आएगा 4। ठीक है, तो सी का ऑप्शन 4, यहां पर सी का ऑप्शन 4 है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, एवरी मैक्लियर्ड मैकार्टी का सेकेंड एक्सपेरिमेंट था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन्स लिए थे, तो बी का आंसर आएगा 3, तो यहाँ पर बी भी करेक्ट है। एवरी मैकार्टी मैक्लियर्ड, इन्होंने क्या किया? इन्होंने केमिकल एंजाइम्स की मदद से प्रूव किया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो बायोकेमिकली दे प्रूव्ड दैट डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ए का आंसर आएगा 2, ए का आंसर आएगा 2, ये गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी में 3 ऑप्शंस मैच हो रहे हैं, सो योर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? ओके, नेक्स्ट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड इन डैश। अब भी हमने डीएनए रेप्लिकेशन का डायग्राम देखा था। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स अटक अटक के बनते हैं, तो वो कौन से डायरेक्शन में बनते हैं? यस, बताओ। ये देखो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये अपने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, ये कौन से डायरेक्शन में बन रहे हैं? अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं ना ये, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देखो 5 to 3, 5 to 3, कौन से डायरेक्शन में बन रहे हैं ये? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट? चलो नेक्स्ट, हमारा जो HNRNA है जिसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, जब इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में से हम अनवांटेड इंट्रॉन्स कट करके निकाल देते हैं, तो उस कटिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स इज नोन एज व्हाट? बताओ। इंट्रॉन्स जब हम कट करके निकाल देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यस, ये देखो इंट्रॉन्स हम कट कर रहे हैं ना, वी आर रिमूविंग इंट्रॉन्स, तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स इज नोन एज व्हाट? यस, इट इज नोन एज स्प्लाइसिंग। जब हम मिथाइल ऐड करते हैं तो दैट इज कैपिंग, जब हम एडेनाइन ऐड करते हैं दैट इज टेलिंग, और जब हम कट करते हैं तो उसको बोलते हैं स्प्लाइस कर देना, स्लाइस नहीं, स्प्लाइस। ओके, ओह ऑलराइट। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी हमारे प्लेटफॉर्म से ज्वाइन हुए हैं, सो वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों को अगर नहीं पता तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दिस कि हमारा एक ऐप है प्ले स्टोर पर, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे जाके आप ज्ञान लैब ऐप सर्च करो, और जैसे ही आप इसमें लॉग इन करोगे आपको यहाँ पर नोट्स एंड पीडीएफ वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा। नोट्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन में आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा, उसमें से आप सबसे पहले ये वाला फ्री मटेरियल ट्राई करो। यहाँ पर हमने आपको 200 MCQs का मॉक टेस्ट दिया है, और ये मॉक टेस्ट आप अनलिमिटेड टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप 10 बार 20 बार जितनी बार चाहिए उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको हमने 1000 फ्री एमसीक्यूज भी दिए हैं, तो आप ये 1000 फ्री एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर आपको जितने भी एमसीक्यूज दिए हैं ये सबके सब आपके 2025 के पीवाईक्यूज है। आपको एक फोल्डर मिलेगा MSTCET 2025, उसी फोल्डर में आपको ये फ्री एमसीक्यूज मिलेंगे। आप ये नर्सिंग सैंपल पेपर भी चेक कर सकते हो, साइंटिस्ट के नेम्स वाली पीडीएफ भी चेक कर सकते हो। आपको हमने 2021 के भी पीवाईक्यूज दिए हैं, तो बहुत सारा फ्री मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट, क्योंकि देखो अभी MSTCET एग्जाम के लिए मुश्किल से 1 महीना भी नहीं बचा है, हार्डली 28 डेज आर लेफ्ट, राइट? तो अभी ये 27-28 दिन जितने भी बचे हैं, अब आपका मेन फोकस होना चाहिए टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड मॉक टेस्ट। टेक्स्ट बुक रीडिंग, मॉक टेस्ट। कोई टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो सिर्फ उस टॉपिक का वीडियो देखो, बट आपका मेन फोकस अब टेक्स्ट बुक और मॉक टेस्ट पे होना चाहिए। तो हमने आपको फ्री मॉक टेस्ट दिया है, अगर फ्री मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा तो आप हमारा फुल लेंथ वाला मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। यहाँ पर आपको 34 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यानी कि 3400 MCQs मिलेंगे, प्लस
हर एक चैप्टर के 3-3 मॉक टेस्ट हमने आपको दिए हैं, मतलब एवरी चैप्टर हैज 60 एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, तो 19 इंटू 60 आप कर लो, ओके और इसमें ऐड कर देना ये 3400 एमसीक्यूज। तो इतने सारे एमसीक्यूज आपको हमारे इस मॉक टेस्ट में मिलेंगे और जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ट्रस्ट मी लास्ट 3 साल 4 साल से बच्चों का हमें कंटिन्यूअसली ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि यस मैम मॉक टेस्ट की मदद से हमारा सीईटी एग्जाम अच्छा जाता है, क्योंकि मॉक टेस्ट में सब पीवाईक्यूज है और पीवाईक्यूज में से काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स, एमएसटी सीईटी वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पोर्शन ऑफ डीएनए विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन for synthesis of an entire polypeptide is called as dash। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? यस the portion of DNA which contain information for synthesis of entire polypeptide। देखो सपोज दिस इज अवर डीएनए, अभी डीएनए के पास अलग अलग रीजन्स होते हैं, इन रीजन्स को हम जीन बोलते हैं ना, और इस जीन के पास हमारा एमआरएनए बनता है और उसी एमआरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है, इसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो जिस जीन के पास हमारी इंफॉर्मेशन होती है उस जीन को हम क्या बोलते हैं? द पार्ट ऑफ डीएनए विच कंटेन्स अवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज नोन एज सिस्ट्रॉन। जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है उसको म्यूटॉन बोलते हैं, जिसके वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है उसको रेकॉन बोलते हैं। तो सिस्ट्रॉन की वजह से प्रोटीन बनता है, बिकॉज सिस्ट्रॉन इज नथिंग बट इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए जहां पे जीन प्रेजेंट होता है, करेक्ट? ओके, जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगस, इट मींस व्हाट? नॉन एम्बिगस नेचर मतलब क्या होता है? यस, नॉन एम्बिगस नेचर मतलब अगर मेरे पास एक कोडवर्ड है तो इस कोडवर्ड से एक ही अमीनो एसिड बनेगा, इस कोडवर्ड से कभी दूसरा अमीनो एसिड नहीं मिलेगा। ये हो गया नॉन एम्बिगस नेचर, ठीक है? और डीजेनरेसी मतलब क्या होता है? अगर समझो मेरे पास एक जेनेटिक कोड था, अभी इस जेनेटिक कोड से मुझे ये अमीनो एसिड मिल रहा है, लेकिन मेरे पास ये वाला जेनेटिक कोड नहीं है, तो मैं इसकी जगह पे दूसरा जेनेटिक कोड यूज कर सकती हूँ। थर्ड पेयर अगर मैं अलग कर दूं, थर्ड वाला पेयर, तो इसको वॉबल हाइपोथेसिस बोलेंगे। तो अब मेरे पास कोडवर्ड बदल गया पर अभी भी मुझे अमीनो एसिड सेम मिल रहा है, मतलब अगर मेरे पास एक जेनेटिक कोड डीजेनरेट हो गया तो मैं दूसरे जेनेटिक कोड से सेम अमीनो एसिड बना सकती हूँ, लेकिन मैं एक ही जेनेटिक कोड से दो अमीनो एसिड नहीं बना सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल। वन जेनेटिक कोड विल गिव मी ओनली वन अमीनो एसिड, दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन एम्बिगस नेचर। ये देखो, स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज ऑलवेज एनकोडेड बाय पर्टिकुलर अमीनो कोडॉन, ऑल्टरनेटिवली टू अमीनो एसिड्स विल नेवर बी कोडेड बाय द सेम कोडॉन। मतलब इस कोडवर्ड से आपको दो अमीनो एसिड्स कभी नहीं मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में से आंसर क्या आएगा? नीचे कमेंट करो फटाफट। यस, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर सी, वन कोडॉन स्पेसिफाइज ओनली वन अमीनो एसिड। एक कोडवर्ड से एक ही अमीनो एसिड मिलेगा, एक कोडवर्ड से कभी दो अमीनो एसिड्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन आफ्टर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉइलिंग बाय। ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना बहुत डिटेल में, जब अपना डीएनए पर डबल हेलिक्स ओपन होता है, ठीक है, ऐसे ओपन होता है, तो ये डीएनए स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ फिर से ना चिपक जाए, इसीलिए यहाँ पर हम एक स्पेशल प्रोटीन लगाते हैं। ये स्पेशल प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको दरवाजा और मैग्नेट का एग्जाम्पल दिया था कि दरवाजा बार बार बंद हो रहा है तो दरवाजे के पीछे अपन मैग्नेट लगा देते हैं और वो मैग्नेट दीवार से चिपका देते हैं, तो दरवाजा फिर बार बार बंद नहीं होगा। ये याद आ रहा है कुछ? ये चॉकलेट जैसा, मुझे तो ये कैडबरी बॉल्स जैसे दिखाई देते हैं। ये क्या है अपने? व्हाट आर दीज? These are our single stranded binding proteins। इन प्रोटीन्स की मदद से हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वापस एक साथ नहीं आएगा। This MCQ is very 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 important। Okay, next question, which of the following is correct about leading strand? लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली बढ़ती है, लीडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन होता है यस 5 प्राइम टू 3 प्राइम। न्यू डीएनए स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही बनेगी। इट इज रेप्लिकेटेड
स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच ग्रोज कंटिन्यूअसली एंड डज नॉट रिक्वायर, बराबर, इसको ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज की एंजाइम नहीं पड़ती है जरूरत. इट इज रेप्लिकेटेड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज फॉर्म्ड इन शॉर्ट सेगमेंट्स. नहीं, गलत. जो छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में रेप्लिकेट होता है इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, जो कि लैगिंग स्ट्रैंड में हमको देखने मिलता है. ठीक है. इट हैज 3 एंड ओपन फॉर इलोंगेशन. नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट. इट इज कंस्ट्रक्टेड कंटिन्यूअसली. गलत. हाँ सॉरी, ये सही है. 1 सेकेंड. ये वाला पॉइंट भी सही है. इट हैज 3 प्राइम एंड ओपन. हाँ, क्योंकि वहीं पे आपका 5 प्राइम आएगा और नया स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट करेगा, और लीडिंग स्ट्रैंड है ना, तो लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली बनती है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. So 3 options are correct, only 1 option is incorrect. Yes, option number 2 is incorrect, क्योंकि जो टुकड़े टुकड़े में जो सेगमेंट बनता है that is lagging strand, that is not leading strand. Okay, चल नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, लैक ओपेरॉन वाले टॉपिक से पूछा गया है. ओपेरॉन मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे जीन्स एक साथ आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं ओपेरॉन. तो बताओ यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट इज ओपेरॉन? Yes. What is operon? Cluster of genes regulating metabolic pathways in prokaryotes. Okay. Yes, prokaryotes, eukaryotes दोनों के पास होता है. A gene responsible for switching on and off of other genes. The sequence of nitrogen base in mRNA which does code for. नहीं, ये गलत है. देखो, ओपेरॉन के बारे में हमको क्या बोला गया है? इट इज अ क्लस्टर ऑफ जीन्स. यहाँ पर बहुत सारे जीन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं. बहुत सारे जीन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, दैट इज ओपेरॉन. तो इट इज अ क्लस्टर ऑफ जीन्स. ये स्विच ऑन या स्विच ऑफ का काम नहीं करेगा. प्रोसेस को स्विच ऑन करना या ऑफ करना ये ऑपरेटर रीजन पे डिपेंड करता है, ओपेरॉन पे डिपेंड नहीं करता है. ओपेरॉन मतलब ऐसे बड़ा सा एक डीएनए रहेगा, इस डीएनए के पास बहुत सारे जीन्स रहेंगे. आई जीन, पी जीन, ओ जीन, जेड, वाई, ए, ऐसे अलग अलग जीन्स होते हैं. तो इसको हम बोलते हैं ओपेरॉन. क्लस्टर ऑफ जीन्स मतलब बहुत सारे जीन्स एक साथ मिलके काम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रमोटर रीजन इन लैक ओपेरॉन? आप बताओ. P फॉर प्रमोटर, P फॉर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रमोटर रीजन? मैं डायग्राम दिखा देती हूँ आपकी हेल्प के लिए. अब बताओ, अब तो बता ही सकते हो. प्रमोटर रीजन का क्या काम होता है? यस, देखो याद रखो, हर एक जीन का फंक्शन याद रखो. रेगुलेटरी जीन को हम आई जीन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इनहिबिटरी जीन भी बोलते हैं इसको. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन. प्रमोटर रीजन के पास पॉलीमरेज एंजाइम आता है, क्योंकि इसके वजह से ही आपका आगे ट्रांसक्रिप्शन होगा. ऑपरेटर रीजन के पास ऑपरेटर जीन कंट्रोल्स अदर स्ट्रक्चरल जीन्स. लेकिन ऑपरेटर रीजन अगर ब्लॉक रहेगा तो आगे स्ट्रक्चरल जीन्स का फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम इधर ही अटक जाएगा. तो प्रमोटर रीजन के पास कौन अट्रैक्ट होता है? पॉलीमरेज एंजाइम. पी फॉर प्रमोटर, पी फॉर पॉलीमरेज एंजाइम. रिप्रेसर प्रोटीन कौन प्रोड्यूस करता है? रेगुलेटरी जीन. ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम कौन बनाएगा? ए वाला जीन, जेड, वाई, ए, ऐसे 3 जीन्स होते हैं. करेक्ट. चलो नेक्स्ट. मैंने अब भी आपको हिंट दिया, तो इससे आपको मुझे बताना है. द लैक ओपेरॉन सिस्टम रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एंजाइम्स? लैक ओपेरॉन के पास 3 जीन्स है ना, Z, Y, A. Z से अलग एंजाइम बनेगा, Y से अलग एंजाइम बनेगा और A से अलग एंजाइम बनेगा. बताओ कौन कौन से एंजाइम्स हमारे लैक ओपेरॉन में रिक्वायर्ड होते हैं? सबसे पहले तो परमिएज एंजाइम, जो ई कोलाई सेल के अंदर लैक्टोज को घुसने की परमिशन देगा. फिर सेकंड आएगा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, जो लैक्टोज को ब्रेक करेगा. और थर्ड आएगा ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम, जो फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा. तो Z से बनता है गैलेक्टोसाइडेज, Y से बनता है परमिएज और A से बनता है एसिटाइलेज. तो कौन से 3 एंजाइम्स का ग्रुप चाहिए? अब तो मैंने हिंट भी दे दिया. वी नीड परमिएज, गैलेक्टोसाइडेज एंड ट्रांसएसिटाइलेज. लाइगेज एंजाइम की जरूरत नहीं है, लैक्टेज की जरूरत नहीं है, डीएनएज की जरूरत नहीं है. तो ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
E. coli with completely radioactive DNA was allowed to replicate in non-radioactive medium for 2 generations. Percentage of bacteria with radioactive DNA. चलो ड्रॉ करते हैं. ये मेरा E. coli है. इस E. coli के पास जो DNA है, ये दोनों DNA स्ट्रैंड्स रेडियोएक्टिव DNA हैं. अभी मैंने इसको रेप्लिकेट करने के लिए छोड़ दिया. मैं इसको एक ऐसे ट्यूब में डालूंगी जिसमें नॉन रेडियोएक्टिव मटेरियल है. तो अब ये डीएनए जब इधर आएगा तो इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे. डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है? दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, तो एक स्ट्रैंड ऐसे हुआ, एक स्ट्रैंड ऐसे हुआ. अब इसके साथ नॉन रेडियोएक्टिव डीएनए बाइंड करेगा. दिस इज फर्स्ट जनरेशन. ये हो गया फर्स्ट जनरेशन. हमको 2 जनरेशन तक ये रिप्रोडक्शन कंटिन्यू रखना है. अब मैं इसको वापस से रिप्रोडक्शन करने रखूंगी, पर अभी भी मेरे पास नॉन रेडियोएक्टिव डीएनए ही है, मतलब नॉन रेडियोएक्टिव मटेरियल है. अब ये फिर से सेपरेट होगा. इट विल सेपरेट अगेन. ये येलो वाला देखो, ये येलो वाला यहां आया और ये येलो वाला यहाँ पे. ये जो ब्लू वाला था, ये ब्लू वाला स्ट्रैंड यहाँ आएगा और इसका ब्लू वाला स्ट्रैंड यहाँ आएगा. अब ये लोग नॉन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल है, तो नॉन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स के साथ इनका नया स्ट्रैंड बनेगा. मतलब इसके साथ इसका नया स्ट्रैंड बनेगा, इसके साथ इसका नया स्ट्रैंड बनेगा, इसके साथ इसका नया स्ट्रैंड बनेगा और इसी के साथ इसका नया स्ट्रैंड बनेगा. दिस इज सेकेंड जनरेशन. तो फर्स्ट जनरेशन परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया विथ रेडियोएक्टिव डीएनए इज. तो स्टार्टिंग में हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया में 100% रेडियोएक्टिव डीएनए था. ठीक है, रेडियोएक्टिव डीएनए. फर्स्ट जनरेशन के बाद 50% रेडियोएक्टिव डीएनए आया. और अब सेकंड जनरेशन के बाद क्या होगा? कितना डीएनए हमको देखने मिलेगा? 50%. आफ्टर 2 generations परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया विथ रेडियोएक्टिव डीएनए इज. ये देखो कितना परसेंटेज है. अभी भी यहां पर हमारे पास 50% रेडियोएक्टिव डीएनए है. रेडियोएक्टिव डीएनए उतना ही रहेगा ना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में हमारा जो बैक्टीरिया था उसको रेडियोएक्टिव में ग्रो किया था, बाद में इसको हमने नॉन रेडियो एक्टिविटी में डाला. तो अभी भी इसके पास ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया अभी भी इसके पास 50% डीएनए है. 50% डीएनए मतलब ये देखो, ये अपना एक ई कोलाई है, ये अपना एक ई कोलाई है. दिस इज अनदर ई कोलाई, ई कोलाई, ई कोलाई, ई कोलाई. अभी इस ई कोलाई के पास अभी भी 50% रेडियो एक्टिव डीएनए है, बराबर. तो आंसर आएगा यहाँ पे 50%. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? अभी भी मुझे कमेंट्स में थोड़े डाउट्स दिखाई दे रहे हैं, मैं फिर से क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर. ये देखो, ई कोलाई का जो डीएनए है ये रेप्लिकेशन कर रहा है. ये अपना एक ई कोलाई सेल है. जब ये रेप्लिकेट करेगा तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, करेक्ट है ना. तो यहाँ पर ये डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो मुझे 2 डॉटर सेल्स मिले. अब यहाँ पर जो मुझे 2 डॉटर सेल्स मिले हैं, इन दोनों डॉटर सेल के पास 50% डीएनए है. 50% रेडियो एक्टिव है, 50% नया डीएनए. 50% रेडियो एक्टिव, 50% नया डीएनए. तो हमको क्या बोला है कि परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया विथ रेडियो एक्टिव डीएनए. बैक्टीरिया का परसेंटेज पूछा है, कितने परसेंट बैक्टीरिया के पास रेडियो एक्टिव डीएनए होगा. यहाँ पर दोनों बैक्टीरिया के पास रेडियो एक्टिव डीएनए है. सो 100% ऑफ बैक्टीरिया, 100% ऑफ बैक्टीरिया विल हैव रेडियोएक्टिव डीएनए एंड नॉन रेडियोएक्टिव डीएनए. मतलब इनके पास दोनों डीएनए होगा. ठीक है. अब सेकंड जनरेशन में क्या होगा? इसके 2 बच्चे होंगे, एक ये और इसके 2 बच्चे होंगे, एक ये. अभी इसके जो 2 बच्चे हैं, इसके जो 2 रेप्लिकेशंस हुए हैं, 100% बैक्टीरिया में से सिर्फ एक बैक्टीरिया के पास रेडियोएक्टिव डीएनए है और एक के पास रेडियोएक्टिव डीएनए नहीं है. मतलब इसके जो 2 बच्चे हुए हैं, इस डीएनए से जो 2 रेप्लिकेशन मुझे मिला है, 100% दोनों, मतलब 100%, 50% ये, 50% ये. एक बच्चे से 2 बच्चे मिलते हैं ना, मतलब एक डीएनए से 2 कॉपीज मिलता है. तो ये दोनों कॉपी को मिला के 100% बैक्टीरिया हुआ. लेकिन इन दोनों में से सिर्फ एक ही बैक्टीरिया के पास रेडियोएक्टिव डीएनए है. तो 100% बैक्टीरिया में से only 50% bacteria has 50% बैक्टीरिया हैज रेडियोएक्टिव डीएनए, क्योंकि बाकी का जो 50% है, रिमेनिंग 50% के पास नॉन रेडियोएक्टिव डीएनए है.
तो यहाँ पर आपको बैक्टीरिया काउंट करना है। दिस इज वन बैक्टीरिया, इससे मुझे 2 बैक्टीरिया मिला। दोनों बैक्टीरिया के पास रेडियो एक्टिव डीएनए है 50% 50%। फिर वापस मुझे इस एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया मिले, तो अब ये 2 बैक्टीरिया का टोटल पॉपुलेशन 100% होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ हाफ बैक्टीरिया के पास रेडियो एक्टिव डीएनए है और हाफ बैक्टीरिया के पास नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए है। दे हैव नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए। तो आपको क्या पूछा है कि सेकेंड जनरेशन के बाद व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया विथ रेडियो एक्टिव डीएनए। तो इसमें से 50% और इसमें से 50%, मतलब 50% बैक्टीरिया के पास रेडियो एक्टिव डीएनए होगा, बाकी 50% बैक्टीरिया के पास नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए होगा। सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। अभी सबको क्लियर है? ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग चला के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। ओके, नाउ दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट आपकी टेक्स्ट बुक से उठाकर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन से टाइप का आरएनए पॉलीमरेज कौन से टाइप का आरएनए बनाता है? ये देखो, आपको इस पैराग्राफ में आपका आंसर मिलेगा। प्रोकैरियोट्स के पास कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उनके पास कोई इंट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन यूकैरियोट्स के पास इंट्रॉन्स होते हैं। तो यूकैरियोट्स में अलग अलग टाइप का पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो प्रोसेसिंग करना पड़ता है हमको। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 से हमको मिलता है आर आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 1 से मिलता है आर आरएनए, दिस इज करेक्ट। आरएनए पॉलीमरेज 2 से हमको मिलेगा एमआरएनए, या फिर इसको हम एचएनआरएनए बोल सकते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 से एमआरएनए मिलना चाहिए, दिस इज गलत। आरएनए पॉलीमरेज 2 से एचएनआरएनए मिलना चाहिए, दिस इज गलत। आरएनए पॉलीमरेज 2 से एचएनआरएनए मिलेगा, और आरएनए पॉलीमरेज 3 से टीआरएनए मिलता है, टी फॉर 3, टी फॉर टी। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4, बाकी के सारे ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिविटी ऑफ अ रिप्रेसर डिपेंड्स ऑन वेदर। देखो, ये रिप्रेसर प्रोटीन का एक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन के पास जाएगा या नहीं जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है? इंड्यूसर पे। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो रिप्रेसर प्रोटीन इंड्यूसर के साथ बाइंड करेगा। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है तो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन के पास जाएगा और ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक कर देगा। सो द रिप्रेसर इज नहीं, द रिप्रेसर इज पोजिशन नेक्स्ट टू द प्रोमोटर, इस पे भी डिपेंड नहीं करता। अब की सब्सटेंस इन द मेटाबॉलिक पाथवे इज प्रेजेंट। की सब्सटेंस मतलब क्या? हमारा इंड्यूसर। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो रिप्रेसर प्रोटीन इंड्यूसर के साथ जाके बाइंड करेगा, इसको की सब्सटेंस बोलते हैं। अगर की सब्सटेंस नहीं है तो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन के साथ जाके बाइंड करेगा। सो की सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि रिप्रेसर प्रोटीन वहां जाएगा या नहीं जाएगा। नेक्स्ट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर डैश। ये तो भाई हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ा है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कब यूज करते हैं? जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, पीसीआर प्रोसेस करते हैं। तो आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कब यूज करते हैं? फॉर अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अंडर इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्प्लिट्स इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पर हम डीएनए को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। यस, यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है? फोरेसिस मीन सेपरेशन। तो यहाँ पर डीएनए के साइज के बेसिस पे हम डीएनए को सेपरेट करते हैं। जो बड़ा बैंड रहेगा वो पीछे रह जाएगा, जो छोटा बैंड रहेगा वो आगे भाग जाएगा। तो दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ ओनली लास्ट 3 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? ये आपको बोर्ड्स में भी आया था इस साल। की फैक्टर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 2026 बोर्ड्स में आया था ये आपको। व्हाट इज द की फैक्टर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? आंसर VNTR था। व्हाट आर VNTR? स्मॉल वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। यस, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine से कुछ लेना देना नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डिफरेंस इन द डीएनए अकरिंग इन ब्लड स्किन, नो। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए इन द रिजेस एंड ग्रूव्स, नो।
द पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंसेस, मतलब किसी का VNTR 20 सीक्वेंस से बनेगा, 20 नाइट्रोजन बेस पेयर से, किसी का VNTR 30 बेस पेयर से बनेगा, किसी का VNTR 100 बेस पेयर से बनेगा, सबका VNTR अलग अलग होता है। तो ये जो साइज में इतना डिफरेंस है इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मल्टीपल एंड मॉर्फिज्म मीन्स डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। तो ये जो इतने अलग अलग स्ट्रक्चर हैं हमारे VNTRs के, ये अलग अलग स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, करेक्ट? सो द की फैक्टर ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग इज डिफरेंट इन ईच इंडिविजुअल, यानी कि लेंथ ऑफ द रीजन्स हैविंग VNTR, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है किसका VNTR छोटा है, किसका VNTR बड़ा है। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द टर्म सदर्न ब्लॉटिंग रिफर्स टू डैश। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म सदर्न ब्लॉटिंग? बताओ, याद करो मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया था, नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर हम अपना जेल रखते हैं, स्पॉन्ज के ऊपर जेल रखा, जेल के ऊपर पेपर रखा, अब इस पेपर को दबा देंगे तो पूरा डीएनए पेपर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सदर्न ब्लॉटिंग में हम क्या करते हैं, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड ऑन अ नायलॉन मेम्ब्रेन। सो ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम इन विट्रो सेल्यूलोज मेम्ब्रेन टू, नहीं जेल में थोड़ी ट्रांसफर करके लेंगे। अटैचमेंट ऑफ प्रोब्स, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल टू नाइट्रोसेल्यूलोज शीट। ये जो पेपर हम इसके ऊपर रखेंगे, इस पेपर को नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर बोलते हैं। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर में ट्रांसफर करना है, दैट इज सदर्न ब्लॉटिंग, राइट? चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पहले ही मैं बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके रखो, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यू सीरीज आने वाले हैं। सो मेक श्योर कि सबको नोटिफिकेशन मिले। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन डीएनए वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, एक्सपेरिमेंट करके किसने प्रूव किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ डीएनए? यस, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने प्रूव किया था? ये देखो हिंट दिया है, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ये हर्शी चेज ने यूज किया था। लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को किसने प्रूव किया कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस ना तो प्रोटीन है ना तो आरएनए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए, ये किसने प्रूव किया था? एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने प्रूव किया और बाद में हर्शी एंड चेज ने जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया, राइट? सो अगर समझो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करने हैं, जिसको सीईटी में सिर्फ एवरेज मार्क्स लाने हैं, तो आप हमारा मिनी मॉक टेस्ट वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों को यहाँ पर 900 एमसीक्यूज मिलेंगे 99 रुपीज, तो दिस कैन बेनिफिट यू अ लॉट। इसके अलावा अगर किसी को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको लेक्चर्स प्लस मॉक टेस्ट सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सबको अपने अपने मार्क्स नीचे कमेंट करने हैं ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों की कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। मैं सब कमेंट्स देखती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, तो मेक श्योर कि आप लोग नीचे कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब करे। बहुत ही जल्द लाइव सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी एंड आई विल सी यू सून। टिल देन स्टे ट्यून्ड।